देखें, थैंक यू सर। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन हमने एक बात पढ़ी है अभी तक, ये मैं जरा रफ में एक काम कर लूं। आप लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मेरे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें पास हो रहा है करंट, यहाँ पर इस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, फर्ज कर ये करंट पास हो रहा है। अब पता है कंडक्टर में जहाँ पर करंट पास होता है तो उसके गिर्द ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो खुद भी क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है। यहाँ पर अगर मैं इसके करीब एक मैग्नेट लेकर आ जाऊं, परमानेंट मैग्नेट, तो अब कंडक्टर में से जब करंट पास हो रहा है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। ये बाहर से एक परमानेंट मैग्नेट लेकर आ गया, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जिसके नतीजे में ये एक दूसरे पर एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस अप्लाई करेंगे ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ देयर फील्ड्स। ठीक है, ये हमने इस चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ा था। यानी इस कंडक्टर पर क्या अप्लाई होगी, फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, रिएक्शन में मैग्नेट पर भी होगी, लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक होता है फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए हम सिर्फ जिक्र उस पर करते हैं। तो अगर कंडक्टर पे फोर्स 10 न्यूटन होगी तो याद रखना मैग्नेट पे भी 10 न्यूटन फोर्स इन रिएक्शन अप्लाई हो रही होगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये बात भी याद रखनी है आपको। अब जरा देखो कि क्या है कि अगर कंडक्टर में से करंट जीरो हो जाए तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी पैदा हो रही है वो भी क्या हो जाएगी, ये रॉड की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब ये जो रॉड होता है ये किस चीज का बना होता है, जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कापर का बना होता है, कापर नॉन मैग्नेटिक है। तो अब ये जो मैग्नेट है ये इस रॉड के साथ किसी किस्म की इंटरेक्शन नहीं करेगा, ये जो मैग्नेट है इसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि कापर नॉन मैग्नेटिक है। वो सिर्फ कब करता है, जब उसमें से क्या पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने की वजह से हमारे पास वो क्या करता है, अगर बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो उस अब एक्सटर्नल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और करंट के कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन के नतीजे में रॉड पर क्या अप्लाई होती है, फोर्स अप्लाई होती है। ठीक होगी, ये बात जो रिवाइज की है बात समझ आ रही है ना। यस सर। चलें, अब हम इस टॉपिक को हमने रिलेट करना है अपने आज के टॉपिक के साथ, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली इसकी एक पूरी लंबी चौड़ी डेरिवेशन है जो अब आपकी इस बुक में नहीं है, तो उसको मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा रिलेट करना चाहता हूँ कि फार्मूला मैं बाद में लिखूं तो आपको कुछ आइडिया हो जाए कि ये हमने कहाँ से फार्मूला आया है। अब जरा देखो, ये जो कंडक्टर है इस पर जो फोर्स अप्लाई होती है उसका फार्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है इसी चैप्टर के अंदर। F इज इक्वल टू आई एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो हमने बाहर से अप्लाई किया उसकी स्ट्रेंथ के साथ। ये है फोर्स किसके ऊपर, एक ऐसे कंडक्टर पर जिसकी लेंथ एल है, उसमें करंट आई पास कर रहा है और वो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है, तो उस पर इस वजह से क्या अप्लाई होती है, एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। ठीक हो गया। अब अगर मैं ये कहूं आप लोगों से कि करंट तो होता है चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, तो करंट की जगह पर मैंने लिख दिया आई क्यू ओवर टी। ठीक है, ये एल लेंथ आ गई आगे, बी है। अब बेसिकली कंडक्टर में करंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, हम ये कह रहे हैं ये चार्ज क्यू है, यहां पर हमारे पास एक चार्ज है क्यू,
वो हमारे पास कंडक्टर के इस एंड से इस एंड तक ऐसे फ्लो करके जा रहा है और क्या इस्टेब्लिश कर रहा है, करंट आई इस्टेब्लिश कर रहा है। तो ये चार्ज क्यू जो डिस्टेंस कवर करेगा वो किसके बराबर है, उतना ही है जितना इस कंडक्टर की लेंथ है। ठीक हो गया, स्ट्रेट लेंथ है, स्ट्रेट लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये क्यू इधर ही रहे, एल इधर यहाँ पर मौजूद है, ये जो टी इधर डिवाइड हो रहा है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ क्रॉस बी। क्लियर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड हो रहे होते हैं, फिर दोनों से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सिर्फ पहली टर्म या किसी एक टर्म से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। अब जरा ये बताओ, ये एल ओवर टी क्या है, ये है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, लेंथ कवर्ड इन यूनिट टाइम। स्ट्रेट लेंथ है तो ये बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर एल ओवर टी ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसके बराबर आ जाएगा, v क्रॉस b। तो हमारे पास फोर्स का फाइनल रिजल्ट क्या आ जाता है, फोर्स, ये फार्मूला बल्कि अभी देखें क्या बता रहा है कि फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है किसके ऊपर, एक चार्ज के ऊपर लग रही है फोर्स, एक चार्ज के ऊपर लग रही है। कौन सा चार्ज, जो मूव कर रहा है कंडक्टर के अंदर विद वेलोसिटी v, कहां पर, एक ऐसी रीजन में जहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो ये फार्मूला में ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर एक चार्ज है वो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, किसके अंदर, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर क्या अप्लाई होगी, हमारे पास एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई। हाँ भाई, ये फार्मूला समझ में आया सर ये जो आपने लेंथ लेंथ को डिस्प्लेसमेंट ली है, जी, लेंथ स्ट्रेट रॉड ली है ना, स्ट्रेट रॉड, स्ट्रेट रॉड की लेंथ स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और दूसरा ये डिस्प्लेसमेंट। लेंथ है, ऊपर एरो है, तो दो तरह की लेंथ हो सकती है, एक डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। वेक्टर फॉर्म में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी बनेगी। ठीक हो गया, ओके सर। चलें जी। अब ये हमने रफ में पढ़ा, थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया। मैं अगर इधर आऊं वापस, तो अब मैं इस बात को थोड़ा सा लिखता हूं और फिर एक बार डिस्कस करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, when current flows, किस में, इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में से जब करंट फ्लो करता है, इट प्रोड्यूसेस, क्या चीज प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। अब आप लोगों से मेरा ये सवाल है मेरे प्यारों कि करंट फ्लो करता है चार्जेस की मोशन की वजह से, और उसकी वजह से हमारे पास कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। तो अगर वो कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, तो अगर वो चार्ज अकेला आइसोलेटेड वो खुद मूव करेगा, क्या उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए सर, अगर मूव कर रहे हैं तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड is due to motion of charges। करंट होती है डायरेक्टेड मोशन किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस, मोशन ऑफ चार्जेस। क्या मैं यहां से कह सकता हूं, therefore we can say that a moving charge either in a conductor or moving in free space, यानी बाउंड नहीं है कंडक्टर के अंदर, फ्री स्पेस में ऐसे मूव कर रहा है, कहीं पर भी वो मूव कर रहा है। फ्री स्पेस यूजली हम लफ्ज यूज करते हैं वैक्यूम के लिए, तो मैं क्या कह देता हूँ कि मूविंग इन
in any region. Must have magnetic field around it. ये बहुत ही अहम बात हमने लिखी है, बहुत ही अहम कंसेप्ट लिखा है। क्या इस पे किसी को एतराज है? यानी मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है, उससे उसमें करंट स्टेब्लिश हो रहा है, तो वहां पर उसके गिर्द हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर ये चार्ज खुद मूव कर रहा हो, कहीं बाहर मूव कर रहा हो, तो तब भी उसके गिर्द क्या चीज होगी? हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। हाँ भाई, किसी को एतराज है? नो सर। ठीक है भाई, अगर ये आप लोगों को बात समझ आ गई तो फिर हमारा मसला हल हो गया। अब भला क्या है कि अगर ये चार्ज कहीं पर पड़ा हुआ है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, ऐसे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बना दूं, नॉर्थ साउथ ऐसे बना दूं, तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगी, एक्सटर्नल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगी। किसके साथ इंटरेक्ट करेगी? हमारे पास ये हमारे पास इंटरेक्ट करेगी। देखो, अगर ये चार्ज अकेला मूव कर रहा है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, उसके साथ भी इंटरेक्ट करेगी। अगर ये कंडक्टर है तो वो वहां पर पड़ा हुआ है करंट करिंग कंडक्टर, तो उसके अंदर जो चार्ज मूव कर रहे हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करेगी। दोनों केसेस में इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में हमारे पास मूविंग चार्ज पर भी फोर्स अप्लाई हो सकती है और कंडक्टर पर भी हो सकती है। कंडक्टर वाली बात तो हम पहले ही जानते हैं, कंडक्टर वाली बात तो हम पहले ही जानते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक मूविंग चार्ज है, उसके गिर्द हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो एक्सटर्नल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जब उसके साथ इंटरेक्ट करती है तो उसके नतीजे में उस पर क्या अप्लाई होती है? चार्ज पर भी फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है, तो मैं इस बात को ऐसे अब लिख देता हूं। मैं क्या लिख रहा हूं? व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड is applied on this moving charge, तो फिर क्या होगा? then force must be applied, या मैं जरा लफ्ज ठीक कर रहा हूं, मस्ट का मतलब है हर वक्त। यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती है, जैसे हमने करंट करिंग कंडक्टर में देखा था कि उसमें वो मूव भी कर रहा होता है लेकिन उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती, तो वो मे का लफ्ज है, मे बी अप्लाइड on it due to interaction of two magnetic fields। वो कौन सी दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं? एक मूविंग चार्ज की अपनी मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी ये जो एक्सटर्नल मैग्नेट से हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। इन दोनों की आपस में इंटरेक्शन के नतीजे में क्या होगा? मूविंग चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगी। जी, जो शुरू से क्लास में है उनका किसी का सवाल है? जो शुरू से क्लास में सही, जो सर आपने ये मैं जो का यूज किया सर, ये आपने मैं का क्यों किया था सर? आपने कुछ रीजन बताया था, मैं समझ नहीं हमने सका। नहीं, करंट कैरिंग कंडक्टर में हमने पढ़ा था ना, जब करंट कैरिंग कंडक्टर उसमें करंट भी पास होता है लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल पड़ा होता है तो उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पर भी दो केसेस हैं जो आगे हम लेक्चर में आप जाकर पढ़ेंगे कि अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है तो फिर उस पर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने के बावजूद उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होती। इस वजह से मस्ट की बजाय मैंने मे का लफ्ज एहतियातन लिखा है। ठीक हो गया? सर वो हमने पढ़ा था cos 90 1 होता है और cos 0 0 होता है, वो वाला है ना? हाँ, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें साइन थीटा इन्वॉल्व होते हैं ना। जैसे एल क्रॉस बी था तो एल बी साइन थीटा, तो वो साइन थीटा वाली बात आएगी कि जब एंगल 0 हो या 180 हो तो फिर साइन 0 0 हो जाता है, साइन 180 भी 0 होता है, फिर उस केस में हमारे पास फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, यस सर। फिलहाल आपके जहन में ये आना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जिसमें हमारे पास चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव भी करेगा और उस पर फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन उन एक दो केसेस के अलावा बाकी हर जगह पर जब भी चार्ज मूव करेगा उसकी
इर्द गिर्द अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है चार्ज की मोशन की वजह से, जो एक्सटर्नल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है, और उसके नतीजे में चार्ज पर क्या अप्लाई होगी, फोर्स अप्लाई होगी। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। अब जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है वो जरा गौर से देखें। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि जब एक चार्ज, एक कंडक्टर है, उसमें जब करंट पास होता है तो उसका मतलब है चार्ज मूव कर रहा है उसमें, जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। क्लियर होगी बात? अब उसकी इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो किसकी वजह से हुई, चार्ज की मोशन की वजह से हुई। अब चार्ज कंडक्टर में मूव करे या कंडक्टर से बाहर मूव करे विद सम वेलोसिटी, उसके इर्द गिर्द क्या पैदा होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होनी चाहिए। अब वो जो हमारे पास चार्ज है अगर वो मूव करे, इट हैज मैग्नेटिक फील्ड अकम्पनीड विद इट, तो हमारे पास क्या होगा, अगर मैं बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेट अप्लाई कर दूं, जैसे ये नॉर्थ साउथ पोल मैंने रखे होंगे, तो हमारे पास इस मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड और ये जो नॉर्थ साउथ पोल्स हैं यानी परमानेंट मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेगी और उसके नतीजे में चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगी। उस फोर्स के फार्मूले को ड्राइव करने के लिए मैंने यहाँ पर इन सारों को ये बताया। ये देखिए, ये फार्मूला है हमारे पास, ये हमारे पास एक फार्मूला है, क्या है, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, ये क्या है, फोर्स लगेगी किसके ऊपर, एक कंडक्टर के ऊपर जिसमें करंट आई पास हो रहा है, उसकी अपनी लेंथ एल है और वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई होती है। इसमें करंट जो है वो किसके बराबर है, Q बाई टी के बराबर है। ठीक हो गया, ये T जो है ये इधर डिवाइड हो रहा था, ऐसे मैंने ये अंदर डिवाइड कर दिया L के साथ। L ओवर टी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम को हम क्या कह देते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो अब ये हमारे पास फार्मूला जो फोर्स आने करंट करेंगे कंडक्टर का था, वो हमारे पास चेंज हो जाता है, फोर्स आने चार्ज पर चेंज हो जाता है। कैसे कि अब अगर एक चार्ज है Q, वो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v एक ऐसी रीजन में जहां पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर क्या अप्लाई होगी, फोर्स अप्लाई होगी। इज इट क्लियर? सारों को समझ में आ गई? जो बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया उनको समझ आ गई? यस। और ये जो डेरिवेशन है मेरे प्यारों, ये याद रखना, ये मैंने आप लोगों को शॉर्टकट सा एक प्रूफ सा करवाया है, लेकिन ये प्रॉपर डेरिवेशन नहीं है। ठीक, इसकी अपनी अच्छी खासी लंबी चौड़ी डेरिवेशन है। अब आपके ये कोर्स में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैंने उसको जरा शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को ये 2-3 स्टेप में बता दिया कि कैसे फोर्स आने करंट करेंगे कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला फोर्स आने मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो जाता है, और फार्मूला जो हम लिखेंगे उसका आपके जहन में एक आइडिया आ गया। चलें जी आगे बढ़ते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एक चार्ज है वो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कहां पर, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो बाहर से हमने अप्लाई की है, और इस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट Q टाइम्स वो हमें क्या देगा, एक फोर्स देगा जो उस चार्ज पर अप्लाई होगी। ठीक है, या मैं अब इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि दिस फार्मूला सजेस्ट दैट a charge Q moving with some velocity in a magnetic field is applied by some force, magnetic force that is equal to F। ठीक, अब मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखता हूँ, या उससे पहले हम जरा इसकी डायरेक्शन मालूम करते हैं। जहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है, जहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है, वहां पर डायरेक्शन मालूम करने के लिए दो वेक्टर्स के दरमियान हमारे पास क्या चीज मौजूद होती है, एक ही रूल मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं, राइट हैंड रूल कहते हैं। राइट हैंड रूल, ये राइट हैंड रूल हमें क्या कहते हैं, राइट हैंड रूल आप लोग जानते हैं कि क्या है, वो ये है कि कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। मतलब मेरा पहला वेक्टर यहाँ पर है, दूसरा वेक्टर यहाँ पर है, तो कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल। अब अगर मेरे पास
यहाँ पर चलें ये देखें, ये दो उंगलियां ऐसे मैं बना देता हूँ, आपको नजर आ रही हूँ। एक इनके दरमियान यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉलर एंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉलर है। दूसरा ये बाहर से भी है, इधर से भी बाहर से भी एक एंगल है। हमने हमेशा कौन सा लेना है? स्मॉलर एंगल लेना है। दो वेक्टर्स के दरमियान स्मॉलर एंगल लेना है। और स्मॉलर एंगल दो वेक्टर के दरमियान क्या हो सकता है? मसलन ये दोनों मेरे हाथ वेक्टर्स हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, अभी इनके दरमियान ये एंगल बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहाँ पर 90 हो जाएगा। अगर और बढ़ के ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 180। लेकिन अगर मैं उससे ज्यादा एंगल और करूंगा तो फिर ये दूसरी डायरेक्शन से स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। और इधर से वो 180 से ज्यादा हो जाएगा लेकिन दूसरी तरफ स्मॉलर हो जाएगा। फिर हमने स्मॉलर एंगल ही इस राइट हैंड रूल को अप्लाई करते वक्त लेना होता है। इसका ये मतलब है कि क्रॉस प्रोडक्ट में और इवन हम डॉट प्रोडक्ट जब पढ़ते हैं तो इनके दरमियान जो मैक्सिमम एंगल लिया जा सकता है दो वेक्टर्स के दरमियान वो 180 डिग्री है, उससे ज्यादा मुमकिन नहीं है अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स। अब राइट हैंड रूल क्या है? यहाँ पर जरा देखें, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का। चलें एक सिचुएशन देखते हैं जी, कौन सी सिचुएशन बनाऊं? ऐसे बना लेते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये चलें ऊपर से नीचे आ गए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है नीचे। नॉर्थ से साउथ पोल हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, ठीक है। यहां पर हमारे पास ये एक चार्ज है क्यू और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी इधर है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि चार्ज की वेलोसिटी राइट साइड पर है, चार्ज की वेलोसिटी ऐसे राइट साइड पर है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे है ऐसे। तो ये इन दोनों के दरमियान एंगल आ जाता है वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। फर्स्ट वेक्टर है v, सेकंड वेक्टर है b। अब जरा देखो क्या है, मैं अब यहाँ पर ऐसे बैठा हुआ, मेरा हाथ सही नजर आ रहा है, मैं पीछे कुछ रखूं, क्या रखूं क्या रखूं क्या रखूं, नहीं मैं अपनी चेस्ट, ठीक है, ये राइट हैंड है, ठहरिएगा, सॉरी नहीं कर सकता, ये राइट हैंड है, इस तरफ वेलोसिटी है, ठीक है, और नीचे की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर से नीचे ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ऐसे फिंगर्स को कर्ल करूंगा, ठीक हो गया। वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मैंने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया ऐसे। तो हमारे पास थंब जो होगा इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जरा अगर मैं इधर अप्लाई करता हूं, अगर मैं इधर अप्लाई करता हूं वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ तो ऐसे, देन थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स जो आ रही है वो आपकी स्क्रीन की तरफ आ रही है। आप लोग जरा राइट हैंड अप्लाई करें, शाबाश, सारे अप्लाई करें इसी डायग्राम पर जो आपके सामने बनी हुई है। तो फोर्स किस तरफ आ रही है, जरा अप्लाई करें। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर वेलोसिटी टू सेकंड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ठीक है, फिंगर्स को कर्ल किया, देन थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स हमारे पास आ गया है, क्या स्क्रीन की तरफ है फोर्स? यस सर। सब के लिए हसनुल हक आपने अप्लाई किया, हैदर अब्बास, आसिम अली, प्लीज अप्लाई करें एक दफा। सर हम हमेशा वेलोसिटी को फर्स्ट वेक्टर लेंगे सर, क्योंकि फार्मूले में वेलोसिटी फर्स्ट है, ठीक है ना। ओके सर। हम अपनी तरफ से फर्स्ट सेकंड डिसाइड नहीं कर रहे, फार्मूला जो है वो हमें बता रहा है कि फर्स्ट वेक्टर v है और सेकंड वेक्टर मैग्नेटिक इंडक्शन है b।
हाँ भी किसी और ने अप्लाई किया है तो बताओ फोर्स किस तरफ आ यस रही है? सर, स्क्रीन की फोर्स तरफ Yes, सर। sir. स्क्रीन की तरफ है। इसे हम कहेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन। इसे हम क्या कहेंगे? आउटवर्ड डायरेक्शन। एक दफा मैं इसका रूल लिख देता हूं। क्या रूल बन जाता है? कर्ल द fingers of your right hand from first vector v to second vector b, then erect thumb will point out in the direction of force on charge। ठीक है। अच्छा, अब ये तो रूल हमने पढ़ लिया। एक और होता है रूल जिसे हम कहते हैं राइट हैंड पाम रूल। एक सेकंड रूल भी है, उसे हम कहते हैं राइट हैंड पाम रूल। मैं लिख देता हूं यहां पर, राइट हैंड पाम रूल। जी, राइट हैंड पाम रूल क्या है? अब मेरी ड्राइंग का बड़ा बेड़ा गर्क है, लेकिन फिर भी गुजारा करना है। ये जरा देखो कि अगर ये मेरा हाथ है तो वाह, देखना बनता क्या है मुझे तो खुद नहीं पता। ये अंगूठा हो गया, वाह, और ये उंगलियां हो गई। अल्लाह करे खैर की चीज बने। फर्ज कर लीजिए हाथ है, इसको आपने ऐसे स्ट्रेच करना है। ठीक है, ये बिल्कुल ये। अब इसमें जो थंब होता है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। थंब जो है जो चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। फिंगर्स जो हैं ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, तो फिर पाम पर परपेंडिकुलर ऑन पाम, ये हमें डायरेक्शन देगा किसकी? फोर्स की, एफ की। अब इसी के ऊपर अगर मैं अप्लाई करूं, ये जो डायग्राम मैंने लेफ्ट पर बनाई थी, इसके ऊपर राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करूं, तो वेलोसिटी राइट साइड पर है तो थंब राइट साइड पर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे होंगी, तो फिर परपेंडिकुलर ऑन द पाम विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जरा देखो, ये अपने मैंने राइट हैंड को अप्लाई किया, तो ये थंब जो है, ये थंब ये किसकी डायरेक्शन में है? ये थंब जो है ये किसकी डायरेक्शन में होगा? ये हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन में। फिंगर्स ऊपर से नीचे किसकी डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। देन परपेंडिकुलर ऑन द पाम, ऐसे परपेंडिकुलर ऑन द पाम किसकी डायरेक्शन में होगा? फोर्स। ये भी देख लो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। जरा देखें क्या यही रूल से आपका वही आंसर आ रहा है? राइट हैंड पाम रूल से भी क्या वही आंसर आ रहा है? यस सर। चलें जी, ये दो रूल हो गए हमारे पास। अब हम जरा एक और मैं बात आप लोगों को रफ में बता दूं। सर इस केस में ऑनवर्ड नहीं होगा फोर्स? जी सॉरी, सर इस केस में ऑनवर्ड नहीं होगा फोर्स? कैसे बोला? आप कह रहे हैं इनवर्ड होगा। यस सर। अपने राइट हैंड को पहले ऐसे रखें सीधा, आप शम्स मेरे साथ साथ चलें। ऐसे ऊपर की तरफ फिंगर्स हैं लेफ्ट साइड पर, थंब है, हो गया। यस सर। अब अपने हाथ को उल्टा कर दें, ऐसे हथेली
बोर्ड की तरफ आ जाए तो ये वेलोसिटी किस तरफ जा रही है? अब वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, जरा देखो थंब जो है क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन में है? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड है। ओके सर, समझ आ गया। मैग्नेटिक फील्ड जो हमने डायग्राम बनाई है लेफ्ट साइड पर वो ऊपर से नीचे है। अभी आपकी फिंगर्स ऐसे ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आ रही है, इसका मतलब हमने अभी वो डायरेक्शन नहीं। अब मैं अपने हाथ को इन्वर्ट करके ऐसे रखता हूँ नीचे की तरफ, तो आप जरा बताओ फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नीचे, थंब जो है ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन में है? वेलोसिटी, तो परपेंडिकुलर ऑन द पाम, यानी हथेली कह लो, हथेली किसकी तरफ होगी? फोर्स की तरफ, फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हुआ? यस सर। चलें, आप लोगों ने एक बात पढ़ी हुई है जो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो हमारे पास अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये किसी प्लेन के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में जो एक नया वेक्टर आता है वो उस पूरी प्लेन सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है जिसके अंदर हमारे पास वो वेक्टर मौजूद होते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई। यानी सादा लफ्जों में यहाँ पर जो बात याद रखने वाली है कि ये जो सी वेक्टर प्रोडक्ट आएगा इन दोनों से वो ए वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होगा, वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर पर भी, ठीक है। सेम यहाँ पर भी जो फार्मूला है हमारे पास, ये फार्मूला हमें क्या कह रहा है कि फोर्स जो है वो चार्ज टाइम्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट है। इसका ये मतलब हो गया कि चार्ज पर जो फोर्स लग रही होती है वो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड पर भी जो बाहर से हमने अप्लाई की है, और जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होगी किसके? वेलोसिटी के भी। अगर मीटिंग एंड हो जाए तो प्लीज दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम इस बात को मुकम्मल कर लें। तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की भी परपेंडिकुलर होती है, फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होती है। अब एक और बात मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास कोई सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हमारे पास एक बॉडी मूव करे। एक मिनट शुक्र है, याद आ गया, नोट्स तो सेव कर लो। यहां पर हमारे पास ये एक चार्ज है जो सर्कल में मूव कर रहा है ऐसे। आपको पता है जब कोई चीज सर्कल में मूव करती है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन, वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है ऐसे, ठीक हो गया। अगर वो टेंजेंट टू द सर्कल है ये उसकी वेलोसिटी, तो आपको पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है वो अलोंग द रेडियस होती है ऐसे, अलोंग द रेडियस। तो अब यहाँ पर जो बात याद रखने वाली है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी ये हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका ये भी मतलब है कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लग रही हो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो फिर क्या होता है, उस बॉडी के वो स्ट्रेट पाथ को किस में चेंज कर देती है? सर्कुलर पाथ में चेंज कर देती है। किस में चेंज कर देती है? सर्कुलर या कर्व्ड पाथ में। यानी फोर्स वेलोसिटी पर जब भी परपेंडिकुलर होगी, तो अगर वो स्ट्रेट जा रहा है बॉडी स्ट्रेट, सर जी सर ये आपने बताया कि फोर्स परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड पे भी और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पे भी, तो सर फोर्स जो इटसेल्फ चार्ज पे भी परपेंडिकुलर ही होगी ना? हाँ, तो आप कह सकते हैं ना, क्योंकि चार्ज जो है उसी पर ही अप्लाई हो रही है ना फोर्स। वेलोसिटी तो एक क्वांटिटी है जो उसकी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फोर्स तो अप्लाई होनी है चार्ज पर ही, ठीक है ओके बात। सर। यस सर। देखें, ये फोर्स की डायरेक्शन है जो मैंने ग्रीन कलर के एरो शो कर दी, और ये हमारे पास इस चार्ज की
वेलोसिटी की डायरेक्शन है। वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल होती है, और जो फोर्स है जब बॉडी सर्कल में मूव कर रहा होता है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द रेडियस है और टेंजेंट के अलोंग है वेलोसिटी। टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी भी आपस में परपेंडिकुलर ही होंगे। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगी तो बॉडी के वो स्ट्रेट पाथ को किस में चेंज कर देती है? कर्व्ड पाथ में चेंज कर देती है। और ये मैं कुछ जबरदस्ती नहीं मिला रहा, ना ही मैं खुद को इसको सजेस्ट कर रहा हूं, बल्कि जो फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला कौन सा फार्मूला? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमारे पास हमेशा जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होता है तो उनके रिजल्ट में जो एक नया वेक्टर आता है, वो नया वेक्टर उन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है जिनके साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में वो खुद पैदा हुआ है। ठीक है, यानी फोर्स वेलोसिटी पे भी परपेंडिकुलर होगी और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड पर भी परपेंडिकुलर होगी। तो यहां से हमारे पास क्या नतीजा निकलता है? हमारे पास ये नतीजा निकलता है कि मैग्नेटिक फोर्स जब भी किसी चार्ज पर अप्लाई होती है, ऑन अ चार्ज इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। डिफ्लेक्टिंग फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। डिफ्लेक्टिंग फोर्स से क्या मुराद है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स से मुराद ये है इट चेंजेस straight path of the body into circular or curved path। सर्कुलर के लिए भी एक कंडीशन है प्रॉपर सर्कुलर होने के लिए, लेकिन कर्व्ड मस्ट है। कर्व्ड पाथ वो क्या कंडीशन है हमें पता चल जाएगा जी। ये जो मैंने अभी थोड़ी सी बात आप लोगों को बताई उसके फार्मूले से और उसको इस वर्डिंग में चेंज किया, क्या ये बात क्लियर है सबको? सर ये जो आपने लिखा है कर्व पाथ, ये मतलब जरूरी थोड़ी है कि कर्व में करे, मतलब वो किसी भी एंगल पे कर सकती है या वो नहीं, पूरी सर्कुलर? हाँ पूरा सर्कुलर जरूरी नहीं है, किसी भी एंगल पर कर्व कर सकती है। यानी वो चार्ज पर अप्लाई है, वो डिपेंड करता है ना वहां पर और कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रही। जैसे ये जा रहा है, सीधा जा रहा है, आगे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही है, इधर कर्व होना चाहता है, लेकिन इस चार्ज पर साथ क्या अप्लाई होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो अप्लाई हो रही होगी, तो वो उसको कितना कर्व होना देती है। ठीक है, या हमारे पास एंगल उसका अभी हम पढ़ते हैं कि एंगल 90 डिग्री आ जाए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर हमारे पास वो प्रॉपर सर्कल में मूव करता है। अदरवाइज वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंगल 90 डिग्री तो फिर वो सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो अदरवाइज वो क्या होता है? हल्का सा कर्व पाथ, ये वो हमारे पास स्पाइरल पाथ वगैरह ऐसे बना सकता है। ठीक, मतलब सर वो मैग्नेटिक फोर्स किस एंगल पे उस चार्ज पे अप्लाई होगी उस पर डिपेंड करता है कि क्या पर किस भी कौन सा उस पाथ? पर भी डिपेंड करता है। और अभी जो हमने पढ़ा है वो सादा सी एक बात पढ़ी है, वो ये पढ़ी है कि हमारे पास उसने वो जो चार्ज पार्टिकल अगर स्ट्रेट पाथ पर आ रहा है तो वो कभी भी उसका पाथ स्ट्रेट नहीं रहेगा, वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा और कर्व्ड पाथ में मूव करेगा। ओके ठीक है, सर। चलें जी। अब जरा इसको मैं डील करता हूं किसके फॉर्म में? मैग्नीट्यूड फॉर्म। सिंस जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फार्मूला है क्यू वी क्रॉस बी, और यहाँ पर एफ
v क्रॉस b जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, v b साइन थीटा और साथ आ जाएगा n यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। ये जब इस v क्रॉस b को ओपन करें तो वो क्या हो जाएगा, v b साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। अब मैं इसको लिख देता हूं इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। अगर इसे मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में चेंज करूं तो इधर से एरो हटा दिया और इधर से ये यूनिट वेक्टर हम हटा देंगे। यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन, तो बाकी ये चार्ज की वैल्यू, चार्ज की वेलोसिटी की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और साइन थीटा। थीटा जो है ये उन्हीं दो वेक्टर के दरमियान होगा जिनका क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन velocity of charge and मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन भी। ठीक हो, तो ये हमारे पास फार्मूला मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ गया। क्या फार्मूला है, F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। तो जरा ये देखें कि ये मैंने एक चार्ज बनाया है जो मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट साइड पर, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान। इस वक्त दोनों केसेस में इसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। थीटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ ये कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसका क्या मतलब है कि चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक हो गया। अगर ये पैरेलल है तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, बताओ, कि एक चार्ज है वो मूव भी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में भी है, लेकिन एंगल 0 हो गया तो साइन फोर्स नहीं लगी के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इस वजह से फोर्स उस पर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने के बावजूद उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। ये बात क्लियर हो गई। यस सर। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक और चार्ज बना दूं, कैसे बनाऊं, चलें बुलादा ही बना लेते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास नॉर्थ से साउथ है ऐसे, और जो चार्ज है वो हमारे पास अब साउथ से नॉर्थ मूव कर है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। थीटा कितना आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट, एंगल 180 डिग्री आ गया। तो ये हमारे पास थीटा 180 डिग्री है, यानी चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो इस केस में हमारे पास जो फोर्स होगी वो क्या आ जाएगी, क्यू वी बी साइन 180। साइन 180 का मतलब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और दोबारा फोर्स क्या अप्लाई होगी, मिनिमम अप्लाई होगी। हाँ भाई, बात समझ आई। भला कंक्लूजन क्या है, देखो मैं कंक्लूजन क्या निकालता हूँ। कंक्लूजन ये है मेरे प्यारों कि ये दो सिचुएशन है कि चार्ज वेलोसिटी के मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे या एंटी पैरेलल मूव करे, तो चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगी, तो वो स्ट्रेट आ रहा है तो वो स्ट्रेट ही आगे मूव करता चला जाएगा, उसमें किसी किस्म की डिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो इसको मैं ऐसे कह देता हूं कि इफ अ चार्ज
moves in a magnetic field without deflection, then it must be moving parallel or anti-parallel to field। ठीक हो गया? यानी मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं ये सवाल कर दूं कि एक ऐसा रीजन है जिसमें चार्ज मूव कर रहा है और उसका पाथ चेंज नहीं हो रहा, वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, वो कर्व पाथ पे मूव नहीं कर रहा, वो स्ट्रेट ही मूव करते चला जा रहा है, इट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ एंड कंटिन्यू टू मूव ऑन अ स्ट्रेट पाथ, तो इज देयर एनी मैग्नेटिक फील्ड? तो आप क्या कहेंगे? इसका जवाब आप कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकती। एक तो ये जवाब हो सकता है कि क्यों? क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इन्हीं फार्मूलों में जरा देख लें, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो फिर वो चार्ज स्ट्रेट आ रहा है, स्ट्रेट ही जाएगा अगर उस पर कोई और फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। बात समझ में आ गई? लेकिन ये भी तो हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वहां पर क्या चीज मौजूद हो, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो यहाँ पर जैसे है, यहाँ पर भी है, लेकिन फिर भी उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई ना हो, तो वो दो सिचुएशन बनती है, इफ द चार्ज इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड। ये बात समझ में आ गई? तो वही आपसे ये पूछे कि एक ऐसा रीजन है जिसमें चार्ज स्ट्रेट ही मूव करता जा रहा है, कि क्या वहां पर हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ना हो? तो आप कहें कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तब भी उस पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, लेकिन ऐसी दो सिचुएशन मौजूद हैं जिसमें चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो तब भी उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती, और वो क्या है कि चार्ज इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर होगी बात मेरे प्यारों? समझ आई? चलें जी, आखिरी बात की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी बात क्या है? तीसरी सिचुएशन वो क्या है जी कि यहाँ पर हमारे पास इधर हमारे पास नॉर्थ पोल है, इधर हमारे पास साउथ पोल है, और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक हो गया? ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैं यहां से एक चार्ज पार्टिकल थ्रो कर रहा हूं, इधर से थ्रो करता हूं और वो इस डायरेक्शन में ऐसे, यानी वेलोसिटी के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये इसकी वेलोसिटी आ गई चार्ज पार्टिकल की, और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, दिस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में क्या होगा कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन हमारे पास जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, थीटा 90 डिग्री आ गया, साइन 90 जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी। और ये साइन की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो वही चार्ज था जो पहले पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा था, उतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अब भी मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी है, लेकिन फर्क है, एंगल का फर्क पड़ गया। ठीक है, तो पहले उसी चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लग रही थी, लेकिन अब जब एंगल हमने 90 डिग्री रखा तो उतनी वेलोसिटी, उतनी मैग्नेटिक फील्ड से उस चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो कौन सी अप्लाई होगी, मैक्सिमम, क्योंकि साइन की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस दैट्स व्हाई द फोर्स विल आल्सो बी मैक्सिमम ऑन द चार्ज। तो मैक्सिमम फोर्स किसके बराबर है,
चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन बी की का प्रोडक्ट के बराबर। और इस केस में चार्ज, क्योंकि अब क्या है, फोर्स परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड पर, और हमें ये भी पता है कि अब जो मैग्नेटिक फोर्स पहले भी जो अप्लाई हो रही थी वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी भी है। मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो इस केस में जो चार्ज होगा दैट विल कंटिन्यू टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, चार्ज विल मूव ऑन सर्कल या सर्कुलर पाथ। क्लियर है? अब जरा मैं इस पर अगर राइट हैंड रूल अप्लाई करूं तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स इनिशियली अप्लाई होगी, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पर है, तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो हमारे पास इनवर्ड होगी। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारे पास क्या है, इनवर्ड है। यानी अब जरा देखो, चार्ज पार्टिकल ऐसे इन हो रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ गया, लेकिन अब ऐसे आपकी स्क्रीन की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स ने क्या रहना है, परपेंडिकुलर ऑन द वेलोसिटी रहना है, जिसकी वजह से उसका पाथ स्ट्रेट से ऐसे कर्व में चेंज हो जाएगा। ऐसे जैसे हवाई जहाज नहीं हमारे पास ऐसे फ्लिप करते, वो क्या करते हैं, सर्कल में, सर्कुलर लूप में मूव करते, तो ऐसे ही मूव करेगा। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो कुछ ऐसे होगा। एक मिनट, ऐसे मूव करेगा। सर एक मिनट ठहरिएगा। यानी इनिशियली हमारे पास क्या होगा, उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगी वो क्या होनी है, हर पॉइंट पर ऐसे इनवर्ट होगी। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, दैट विल मूव इन अ कर्व्ड सर्कुलर पाथ। ऐसे वो हमारे पास सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा। जी हसन। सर ये सर्कुलर सर्कुलर ये तो समझ आ गई कि उस पे फोर्स लगेगी तो वो मूव करेगा, लेकिन सर्कुलर ही क्यों करेगा? अब मैंने आप लोगों को जो पिछला टॉपिक पढ़ाया था ये अभी थोड़ी देर पहले, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स का बिहेवियर तो हमें पता है ना सबको। यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है वो अलोंग द रेडियस होती है, और वेलोसिटी क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। टेंजेंट होती है। तो यहाँ से अब हम सीखें ना, हम ये सीखेंगे कि जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी तो हमारे पास स्ट्रेट पाथ किस में चेंज शुरू होना शुरू हो जाएगा, कर्व पाथ में। और जब तक वो फोर्स प्रॉपर अप्लाई होती रहेगी तो वो हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, सर्कुलर पाथ बन जाएगा। समटाइम ये है कि चार्ज की वेलोसिटी के साथ उसका एक कोई कंपोनेंट उसकी मोशन का जो होता है, जिसको क्या रखना, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, तो वो क्या चाहती है कि हमारे पास पर मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही होती है, लेकिन अपने जो वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स है उस पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, लेकिन एक्स कंपोनेंट की वजह से वो क्या होता है, वो स्ट्रेट भी जाना चाह रहा होता है। तो जब वो एंगल 90 डिग्री यहाँ पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में हो, फोर्स तो ऑलरेडी वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर होनी है, तो फिर हमारे पास उसमें सर्कुलर पाथ आता है। अदरवाइज अगर हम किसी और एंगल पर थ्रो करेंगे तो फिर जरूरी नहीं है कि वो सर्कल में बने, लेकिन उसका स्ट्रेट पाथ हमेशा क्या हो जाएगा, कर्व पाथ में चेंज हो जाएगा। मसलन ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि अगर थीटा हमारे पास कितना हो जाए, 45 डिग्री हो जाए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, तो फिर हमारे पास जो चार्ज होता है वो एक स्पाइरल पाथ पर मूव करता है। ठीक है, क्योंकि इस केस में एक कंपोनेंट उसे कर्व पाथ में मूव करना चाहता है मैग्नेटिक फोर्स का, लेकिन उसकी वेलोसिटी का जो दूसरा कंपोनेंट है उसे स्ट्रेट रखना चाहता है, जिसकी वजह से उसका पाथ वो स्पाइरल पाथ में चेंज होना शुरू हो जाता है। बात समझ आ गई? यस सर। चलिए जी, अब एक और बात मैं कर दूं तो फिर आप लोगों को जिंदगी आसान हो जाएगी और मेरा भी पूरा टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। और वो क्या है, पहली तो बात ये पॉइंट याद रखें, राइट हैंड रूल जो है, या मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जितने भी रूल्स हम पढ़ते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, आर फॉर पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज के लिए होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस के लिए होते हैं। तो इन केस कि अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इन केस ऑफ नेगेटिव चार्जेस जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वी
कैलकुलेट या वी डिटरमिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स by same rule but exactly opposite to it। साथ बैकग्राउंड म्यूजिक भी है अभी, ये जैसे बीन बजा रहा है, हो सकता है कि सांप ही निकल आए इधर से। वाह जबरदस्त। चलें, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि क्या भला मैं कह रहा हूं कि ये सारे रूल्स हैं पॉजिटिव चार्जेस के लिए। तो अब नेगेटिव चार्ज अगर मैं थ्रो करूं, मसलन इसी केस में अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की बजाय कौन सा होता, नेगेटिव चार्ज होता, इलेक्ट्रॉन होता, और वो मैं इसी डायरेक्शन में थ्रो करता जैसे ये बाकी थ्रो किए हैं, इसी डायरेक्शन में मैं थ्रो कर रहा होता, ऐसे ऊपर की तरफ थ्रो करता। तो अब इसकी डायरेक्शन मालूम करनी है तो मैं कैलकुलेट किससे करूंगा, इसी राइट हैंड रूल से ही करूंगा। वेलोसिटी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स क्या होगी, ऐसे परपेंडिकुलर ऑन द पाम, ये राइट हैंड रूल से इवैल्यूएट करेंगे, वो आउटवर्ड ही आएगी। लेकिन हमने एग्जैक्ट जो आपकी तरफ है उसकी क्या लेनी है, अपोजिट लेनी है, यानी इनवर्ड लेनी है। यानी इस पर फोर्स क्या थी, वो हमारे पास थी फोर्स इधर इनवर्ड थी, इधर फोर्स इनवर्ड थी, तो इधर फोर्स हमने क्या लेनी होगी, एग्जैक्ट उसके अपोजिट यानी आउट ऑफ है। यानी पहले वो स्क्रीन में इन हो रही थी, अब जो हमारे पास फोर्स होगी, जरा कैलकुलेट करें, वेलोसिटी वही है, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड पर है, फोर्स जो हमने कैलकुलेट की वो इनवर्ड आ रही है, स्क्रीन की तरफ आ रही है, लेकिन हमने क्या लेनी है, नेगेटिव चार्ज के लिए एग्जैक्ट उसके अपोजिट लेनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विल बी डिफ्लेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं उसका सर्कल बनाऊंगा तो हमारे पास उसका जो सर्कल बनेगा, उसको मैं रिप्रेजेंट करूं किससे, ऐसे, तो उस पर जो फोर्स लगनी है वो आउटवर्ड लगनी है, तो जो पूरी एरोज हैं उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमारे पास चेंज हो जाएगी, इसमें ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि वो मैग्नेटिक फोर्स से बाहर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं है, वो बेसिकली बाहर की तरफ ऐसे अट्रैक्ट करे, स्क्रीन से बाहर। ठीक है, तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में है। तो क्या बात समझ में आई कि अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मैं एक और एग्जांपल दे दूं, फर्ज कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, ये इतने से रीजन में, और चार्ज पार्टिकल मैं थ्रो कर रहा हूं नीचे से ऊपर, ये वेलोसिटी। अब जरा देखो, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इस चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, लेफ्ट साइड पर लगेगी। आप लोग जरा अप्लाई करें इस चार्ज की वेलोसिटी पर, जरा अप्लाई करो, शाबाश। देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो हमारे पास इस पर जब ये ऊपर जाता है इस रीजन में, तो इस पर जो मैग्नेटिक स्ट्रेट जाने की वजह से इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और इसका पाथ इस लेफ्ट साइड पर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो लेफ्ट साइड पर अप्लाई होगी। अगर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, इसको भी मैं उसी पाथ पर ऐसे मूव करूं, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड टू द पेज, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो किधर अप्लाई होगी, लेफ्ट साइड पर। ठीक है, लेकिन एक्चुअली इस पर जो फोर्स अप्लाई हुई, ये तो हमने कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया ना, लेकिन एक्चुअली जिस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, जो हमने कैलकुलेट की है डायरेक्शन, उसके एग्जैक्ट अपोजिट लगेगी, और ये हमारे पास इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। इस पर मैग्नेटिक फोर्स उस पर लेफ्ट साइड पर थी, इसमें राइट साइड पर अप्लाई होगी। तो अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है, उसमें मैं दो चार्ज पार्टिकल को थ्रो करता हूं परपेंडिकुलर टू द फील्ड, एंड दे डिफ्लेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होते हैं, तो फिर क्या बात हमें समझ आनी चाहिए, हमें ये समझ आनी चाहिए कि वो दोनों चार्जेस जो हैं वो अपोजिटली चार्ज हैं, दैट्स व्हाई उन पर मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगी है। अगर मैं चार्ज थ्रो करता हूं और वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होते हैं, आइदर लेफ्ट साइड पर आइदर राइट साइड पर, तो फिर उन पर नेचर ऑफ चार्ज भी सेम होगा, या सारे के सारे पॉजिटिव होंगे या सारे के सारे नेगेटिव होंगे। क्लियर होगी बात, समझ आ गई? यस सर। सर मतलब अगर इलेक्ट्रॉन वाला अगर फोर्स इनवर्ड लग रही है तो हम उसको आउटवर्ड लेंगे? जी बिल्कुल, जो हमने कैलकुलेट की होगी उसके एग्जैक्ट अपोजिट लेना है। ठीक है,
अगर वो राइट साइड पे जा रहा है तो हम लेफ्ट साइड पे लेंगे उसको। जी, और एक्चुअली उस पर लगेगी भी लेफ्ट साइड पर फोर्स। ये तो हमने अपनी कैलकुलेट करने के लिए, डायरेक्शन डिटरमिन करने के लिए हमने रूल बनाए हुए हैं। ओके सर, ठीक है। चलो भाई, अब आप लोग मुझे एक बात तो बताओ, जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रहा हो तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स में कितना एंगल होता है? ये फोर्स है 90 डिग्री। हाँ जी, वेलोसिटी, इन दोनों के दरमियान एंगल होना है 90 डिग्री, क्योंकि फोर्स है अलोंग द रेडियस, वेलोसिटी है अलोंग द टेंजेंट। ठीक हो गया। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी डायरेक्शन भी वेलोसिटी की डायरेक्शन ही होगी। किसी भी इंस्टेंट पर जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी इन द सर्कल। तो इस केस में कि मैग्नेटिक फोर्स जो है, एज मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स एज किसके तौर पर? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फिर हमारे पास क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर किसके रहेगी? डिस्प्लेसमेंट की रहेगी। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब चाहे कर्व्ड पाथ हो या प्रॉपर सर्कुलर पाथ हो, फोर्स और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, जिसका क्या मतलब है? थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। सो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितना वर्क करेगी? देखें जरा, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। फोर्स हम ले रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। कॉस 90 जो है वो हमारे पास कितना हो जाता है? 0। और हमारे पास वर्क डन 0 आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि इन दिस सिचुएशन या सो magnetic force does not do any work on the charge। अब मैग्नेटिक फोर्स लगती है तो इसका क्या मतलब होगा कि उसको वो किसी किस्म का वर्क नहीं कर रही। अगर वर्क नहीं कर रही तो हम क्या करेंगे? सो इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज में किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक चार्ज है वो मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर दिया विद सम वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, 100 मीटर पर सेकेंड से हमने थ्रो कर दिया। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा तो उसका पाथ क्या हो जाएगा? वो हमारे पास चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। अब उसका पाथ चेंज हो जाएगा तो जब वो कर्व पाथ पर मूव कर रहा होगा, जब वो कर्व पाथ पर मूव कर रहा होगा तो हमारे पास उस वक्त भी उसकी स्पीड कितनी होगी? 100 मीटर पर सेकेंड ही होगी, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं? दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड ओनली अ रिफ्लेक्टिंग फोर्स। इसको हम डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं। हाँ भाई लड़कों, ये हमारी आखिरी बात थी। क्या ये बात समझ आ गई? ये सवाल क्या था कि क्या मैग्नेटिक फोर्स किसी किस्म का वर्क करती है? डज नहीं करती सर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज डू एनी वर्क ऑन चार्ज? या ऐसे भी हम कह सकते हैं, क्या मैग्नेटिक फोर्स चार्ज की स्पीड को स्पीड अप या स्पीड डाउन करती है?
या उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम ज्यादा करती है, उसमें किसी किस्म का चेंज लाती है, तो हमारा जवाब क्या होगा? नहीं, किसी किस्म का उसके अंदर वो वर्क ही नहीं करेगी। तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में शायद वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा हो, तो उस वक्त आप लोग ये जानते हैं कि वर्क करने से बॉडी की एनर्जी में चेंज आना है। जैसे मैं इसको थ्रो करूं ऊपर की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। जैसे ऊपर की तरफ मूव करते हूँ अपने हाथ को ही, तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज। वो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म। जब यहाँ पर वर्क ही नहीं हो रहा, तो वो चार्ज पर किसी किस्म का वर्क नहीं कर सकती। जब वर्क नहीं कर सकती तो वो चेंज भी नहीं लाएगी, नाइदर इन द स्पीड नॉर इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। दैट्स व्हाई इट इज ओनली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। क्लियर होगी बात? क्लियर है? समझ आ यस गई? सर। चलें जी, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सर जी सर ये आपने लिखा सो magnetic force does not do any work on the charge so it can not produce any change होगा ना? हाँ, शुक्र है, बता दिया आपने। इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया? सर पीछे वाले पेज करें सर, मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ सर। जी आप भी बोल दें। स्क्रीनशॉट इसमें एक वेस्ट होता है ना, जल्दी के काम आप लोगों का, तो वो बंदे में मसला आ जाता है। जी ले लिए सर पीछे। सर इसमें स्पीड पे भी कुछ नहीं होगा, स्पीड हाँ, भी वही रहेगी उसकी स्पीड तरह आपने। पे चेंज नहीं आएगा। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की डायरेक्शन सिर्फ चेंज होगी, डिफ्लेक्ट होगी वो अपनी डायरेक्शन से। स्पीड जैसे मैंने बताया कि 100 से थ्रो करें तो 100 ही रहेगी इन द ग्रेविटेशनल फोर्स। जी मेरा सोना। सर ले ली ओके सर।